दोस्तों नमस्कार। पहली बार असर नैरेटिव पर पड़ रहा है। पहली बार असर इमेज पर पड़ रहा है। यानी यह तो पता है कि चुनाव जीत जाएंगे, हर हाल में जीत जाएंगे, या फिर विपक्ष की इतनी ताकत नहीं और हमारे पास जो तंत्र है उस तंत्र को भेद पाना विपक्ष के बूते की बाहर की चीज है। तो चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन सवाल इमेज का है, सवाल नैरेटिव का है। और यह इमेज और नैरेटिव का भरोसा इस देश के जनजी में टूट गया है। छात्रों के भीतर सवाल खड़े होने लगे हैं। और जब किसी घर के भीतर किसी छात्र को लेकर और छात्र के भीतर जब सवाल खड़े होते हैं तो पूरा परिवार साथ में उसके खड़ा हो जाता है। वो उसकी मां हो, वो उसके पिता हो, वो उसकी बहन हो या बहन का भाई हो। यानी एक दृष्टि से पहली बार इस देश के भीतर 12 वर्षों में जो प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बनाई गई उस पर सीधा हमला इस देश के फेल होते गवर्नेंस को लेकर है। उसके दायरे में इस देश के तमाम मंत्रालय आ सकते हैं। हर वक्त हर मंत्रालय फेल ही हुआ है, क्योंकि इस देश के भीतर लोगों की हालात में कोई सुधार हुआ नहीं। वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो महिलाएं हो, वो रोजगार का सवाल हो, वह इस देश के भीतर रेलवे में सफर करना हो, इस देश के भीतर एयरपोर्ट पर पहुंचकर पैसा चुकता करना हो, इस देश के भीतर का पावर सेक्टर हो, माइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, डायमंड हो, आप जो भी सेक्टर ले लीजिए, बहुत सारे सवाल इन 12 वर्षों में आपके सामने हर वक्त खड़े होते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन पहली बार सवाल इस देश में उन युवा छात्रों का उठा जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपने भविष्य का रास्ता वो बनाना चाहते हैं, और एक झटके में भारत का पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर ही धराशायी होते हुए दिख गया। और खुले तौर पर विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। विपक्ष के ठीक समानांतर छात्र अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए सड़कों पर निकल आए। उनकी तादाद कम जरूर रही। यह तादाद इलाहाबाद हो, पटना हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, तमाम जगहों पे छात्र अक्सर परीक्षा के दौर में जब गड़बड़ियां होती थी तो निकलते थे। लेकिन अभिव्यक्ति जब इस दिशा में आ जाए कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप अपने शिक्षा मंत्री को बदल दीजिए। और यह सवाल आंदोलन की शक्ल में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के जरिए ही उभरने तो लगा। चंद लोग सही, लेकिन अभिव्यक्ति देने तो लगे। सोनम वांगचुक पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने यहां पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह मैसेज आसान नहीं है। यह भरोसे के डिगने का मैसेज है, जिसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। यह ट्रिगर का काम कर सकता है। तब यह सवाल खड़ा हुआ कि जो सरकार अभी तक सोचती ही नहीं थी कि वो करप्ट हो सकती है, या कोई करप्शन में फंस जाए तो उससे इस्तीफा ले सकती है, कोई नाकाबिल हो तो उससे इस्तीफा ले लिया जाए, किसी के मंत्रालय में, खासतौर से रेल मंत्रालय में एक्सीडेंट हो रहे हो तो फिर मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, बिल्कुल नहीं। एक मैसेज, एक समानांतर लकीर के तौर पर इस देश में यही गया कि प्रधानमंत्री मोदी किसी का इस्तीफा लेते ही नहीं है, और इस्तीफा लेते नहीं है और मंत्रिमंडल से हटाते नहीं है। यानी कोई भी मंत्री इस दबाव में ना आए कि उसकी कोई जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी होगी वह तय पीएमओ करेगा। पीएमओ ही सबका रक्षक है, और पीएमओ ही हर पॉलिसी को निर्धारित करता है। हर मंत्रालय पर उसकी पैनी नजर होती है। और यहीं से सवाल शुरू होता है, इस देश के भीतर किसी भी मंत्री की हैसियत क्या है। हैसियत से मतलब उसकी ताकत क्या है, और ताकत से मतलब कि वो क्या वाकई अपने मंत्रालय का निर्णय अपने तौर पर ले भी पाता है या नहीं ले पाता है। और पीएमओ अगर इतना ताकतवर है तो फिर प्रधानमंत्री किसी का भी इस्तीफा ले तो क्या ले। मामला तो पीएमओ के जरिए लिए गए निर्णयों का है, जो निर्णय फेल हो रहे हैं, लेकिन मंत्रालय उस फेल होते निर्णयों के पीछे खड़ा है। उस मंत्रालय में एक मंत्री का चेहरा है। वो चेहरा अगर डिग गया तो बात धीरे धीरे पीएमओ तक आएगी। पीएमओ के बाद प्रधानमंत्री निशाने पर होंगे, और शायद इसीलिए यह धारणा बन गई कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ना तो किसी का इस्तीफा लेंगे, ना किसी को पद से हटाएंगे, और खास तौर से तब जब कोई इस्तीफा मांग रहा हो। और यह शोर राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में
मुश्किल हालात पैदा ना कर दे। लेकिन मुश्किल हालात पैदा होंगे कहां? चुनाव तो बीजेपी को ही जीतना है, चुनाव तो मोदी शाह के उस तंत्र को ही करना है जो इस वक्त सत्ता के चंगुल में फंस चुका है। लेकिन जब आप भरोसा डिगने लगता है तो असंतोष और असंतोष को लेकर आक्रोश और आक्रोश के जरिए राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक घटनाक्रम के भीतर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एक ऐसी स्थिति जो राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर इस देश के भीतर अगर सामने उभर गई तो मुश्किल होगी। शायद यही वो सवाल है जो पहली बार मोदी शाह की उस सोच को डिगा रहा है कि अब आप किसी को हटाइए या ना हटाइए, इस्तीफा लीजिए या ना लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए कि हमको दरअसल ये फेंटने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम तो और हमारी इमेज बहुत शानदार है। हमारे प्रति नैरेटिव जो बना रहा बीते 10-12 वर्षों में, उस नैरेटिव को बरकरार रखना है, उस इमेज पर कोई दाग नहीं पड़नी चाहिए। तो क्या इसीलिए उस दिशा में अब सोचना शुरू हो चुका है? लेकिन अगला सवाल फिर आकर खड़ा होता है, कौन किस किस को क्या क्या बदलें? जब यह सवाल होगा तब आपकी आंख में सामने एक पूरी फहरिस्त निकल कर आ जाएगी। वो फहरिस्त किन किन मंत्रियों के दामन पर आग लगाएगी, परिवर्तन की दिशा में ले जा सकती है। हमें उससे पहले लगता है कि दरअसल इस देश में प्रधानमंत्री का नैरेटिव यानी प्रधानमंत्री मोदी की छवि और उसको होने वाली कवायद, उसमें क्या मुख्यमंत्री और क्या कैबिनेट मिनिस्टर कोई मायने नहीं रखते हैं। सबकी हैसियत, सबकी ताकत सिर्फ इतनी है कि वह अपनी ताकत के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की छवि गढ़ता चला जाए। मन की बात बीते 12 वर्षों से लगातार हो रहा है। यह मन की बात अविरल है। बीच बीच में कभी कभी किसी मौसम में गंगा का पानी भी उफान पर आया, कई बार बरसात नहीं हुई जैसे इस बार बरसात हुई नहीं है, तो कुछ जगहों पर नदी के नीचे के पत्थर भी दिखाई देने लग गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की छवि मन की बात के जरिए बीते 12 वर्षों से जो अविरल चली आ रही है, अनवरत चली आ रही है, प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, आज वो सेशल्स में थे लेकिन मन की बात तो आखिरी रविवार है तो होगा ही, तो वो हुआ ही। सवाल उस छवि को गढ़ने का है और इस छवि को गढ़ने में क्या धर्मेंद्र प्रधान और क्या मोहन यादव, देख लीजिए। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। इसमें भारत ने कुल 114 पदक थे, इनमें 102 गोल्ड मेडल जीता। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। दोनों को नहीं पता है या फिर दोनों को पता है कि उनकी कुर्सी बचेगी या जाएगी। दोनों जानकारी रखते हैं कि दरअसल इस देश की राजनीति के केंद्र में उनका भ्रष्टाचार और उनकी असफलता इस देश के युवाओं के भीतर धर कर चुकी है कि दरअसल ऐसे में ये पद पर क्यों बने बैठे हैं। पद पर कोई हटा सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी और मोदी के साथ शाह की जोड़ी है। इस जोड़ी की नजर जिधर चली गई उसके दिन वारे न्यारे हो जाते हैं और वारे न्यारे दोनों तरीकों से, या तो उसका किला ढह कर गिरता है या फिर उसका अपना नया किला बन जाता है। याद कीजिए 2014 के वक्त जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, पहला भाषण सेंट्रल हॉल में, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। उस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी मौजूद थे और वो बता रहे थे कि मैं पार्टी के लिए जीता और मरता हूं। ये नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री जब बने तो उसके बाद पहला भाषण उनका वहीं पर था। आंखों से छलछलाते आंसू को किसने पकड़ा था? उस दौर को याद कीजिए।
रविशंकर प्रसाद थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये ठीक वैसे ही थे जैसे अगर आपको याद आ रहा हो जब सोनिया गांधी ने एक वक्त 2004 में ऐलान किया था, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के नेता कानपुर के आगे बैठे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया, कैबिनेट स्तर के मंत्री बन गए। 2014 में टप टप आंसू रविशंकर प्रसाद जी के आंखों से टपके थे, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, कई मंत्रालय दे दिए गए, लंबे वक्त तक वह मंत्रालय संभाले रहे। आज वो कहीं नहीं है। यहां तक कि जिस पटना के भीतर उनका एक अपना कद रहा और आज से नहीं, इमरजेंसी के काल से रहा है, उस कद को भी नितिन नवीन ने बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद छोटा कर दिया। वो जाति के समीकरण हो, वो पटना के भीतर सामाजिक सरोकार के समीकरण हो, नितिन नवीन एक झटके में बड़े हो गए क्योंकि दिल्ली की नजर उधर ही गई। बावजूद इसके पूरी बीजेपी को पता है कि दरअसल एक व्यक्ति की छवि अगर बरकरार रह गई तो फिर बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। वो भूल कर गए। दरअसल छवि की वजह से नहीं जीतती है बीजेपी चुनाव, वो जिन वजहों से जीतती है वो वजह तो अपनी जगह तय है। छवि की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसी छवि के आश्रय उन कारणों को, जिन कारणों से चुनाव जीता जाता है, उस पर रेड कारपेट बिछाई जा सकती है। इसीलिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता लग जाता है इस छवि को बरकरार रखने में। और यही वो छवि है जो अभी आपने धर्मेंद्र प्रधान सफर कर रहे हैं, कार के भीतर बैठकर भी मोबाइल पर मन की बात सुन रहे थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जानते हैं दाग गहरा है, दामन पर जो छींटे पड़े हैं करप्शन के वो कम गहरे नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके छवि गढ़नी है, एक शख्स की छवि गढ़ी जा रही है। तो दोबारा लौटिए उस 2014 का जब हम जिक्र कर रहे थे, तो आज रविशंकर बाबू क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी प्रेरणादायी कार्यक्रम बन चुका है। 2014 से शुरू हुआ और आज 2026 है, 12 साल अनवरत महीने के अंतिम रविवार को वो देश से बात करते हैं। और आपने देखा होगा इसमें राजनीति की एक बात नहीं करते। तो छवि में खरोंच आनी नहीं चाहिए और नैरेटिव बना रहना चाहिए। यही ताकत होती है सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति की। और जब पूरी पार्टी इतनी कमजोर और लचर हो जाए कि उसे यह महसूस होने लग जाए कि अगर ये छवि टूट गई तो पार्टी अगर धरधरा के गिरेगी तो उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा, तो वो मान लेती है कि दरअसल पार्टी गिरे कोई संभालने वाला ना हो तो इसका मतलब है ये देश को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसी नैरेटिव को बनाने की दिशा में सब चल पड़ते हैं। लेकिन सवाल है भरोसा डिग गया, सवाल है सवाल उठने लगे और कमोवेश हर मंत्रालय के भीतर ये सवाल उठने लगे। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन सिस्टम चरमरा गया तो इस देश के हेल्थ के स्ट्रक्चर का क्या हालत है, इस देश के भीतर प्राइवेट हेल्थ कितना महंगा हो गया है और सरकारी हेल्थ कितना कमजोर पड़ चुका है। इसी 10-12 बरस के भीतर ऐसी स्थिति आई है जहां पर प्राइवेट अस्पतालों के नेटवर्थ में 150% से ज्यादा का इजाफा हो गया और सरकारी अस्पतालों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया। तो क्या हेल्थ मिनिस्टर ठीक है? इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर का क्या हाल है? कभी देखा सुना आपने? वो कोविड का काल हो, वो जीएसटी का दौर हो, वो इकोनॉमिक क्राइसिस की परिस्थितियां हो, वो दौर में युद्ध की स्थिति के बीच, या फिर ट्रेड डील और टैरिफ का संकट हो, आपको कहीं नजर नहीं आई होंगी फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त भी जब जियोपॉलिटिकल बिगड़ी हुई स्थिति के बीच संकट झेल रहा है, तेल की कीमत बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती जा रही है, बैंकों की हालत खस्ता है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या उन्हें नहीं बदला जा सकता है? किसी भी मंत्रालय को उठा लीजिए, इस दौर में सबसे बड़ा संकट इस देश में अल नीनो का है। कहा जा रहा है कि बारिश ना हुई संकट गहरा जाएगा। 27 जून तक को सरकार का आंकड़ा कहता है कि लगभग 43% बारिश कम हुई है
और अगर यही हालत कंटिन्यू कर गई तो सितंबर में सरकार जो आंकड़े जारी करेगी, खुद ही कह रही है 70% पानी कम पड़ेगा। और यह मैसेज एक दो स्टेट का नहीं बल्कि एक पूरी फहरिस्त काम करती है। गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जहां पर जून तक के महीने में 50 से 80% बारिश कम हुई और सितंबर तक यह हालत हुई तो सभी 70% के ऊपर और 90% तक की स्थिति में सूखे का सामना करेंगे। सूखा यानी पीने का पानी, सिंचाई की स्थिति, इस देश के भीतर बढ़ता हुआ संकट, खाद्य सुरक्षा का संकट, मजदूरों के सामने काम न मिल पाने की स्थिति। लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश का कोई लेबर मिनिस्टर है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो घूम घूम कर प्रचार करने लगे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन क्या आपने सुना है बारिश अगर नहीं होगी तो क्या उन्होंने कोई उपाय किए हैं? जल संसाधन मंत्री नाम जानते हैं आप? पर्यावरण मंत्री की चिंता आपने उनके माथे के शिकन पर देखी है? दुनिया में भारत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फेल होता चला जा रहा है, व्यापारिक घाटा बढ़ते चला जा रहा है। आपको कॉमर्स मिनिस्टर के जरिए कभी आपने सुना कि मुस्कुराते हंसते हुए पीयूष गोयल ना कह रहे हो सब कुछ अच्छा है? किस मंत्रालय के किस नेता, किस मंत्री पर आप उंगली रखिएगा और कहिएगा ये ठीक है? कल तक जिक्र तो राजनाथ सिंह का भी होता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों ने इस देश के रक्षा मंत्री की इतनी फजीयत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर दी कि बात होते होते यहां तक आ गई कि 2 दिन पहले जब सरकार ने बतलाया कि सिंदूर के ऑपरेशन में भारत के 6 सैनिक शहीद हो गए तो सब कोई हैरत में आ गए कि अच्छा, यही रक्षा मंत्री थे जिनसे सवाल पूछा गया था, पार्लियामेंट चल रही थी और वो जवाब दे रहे थे। सवाल आपको यह पूछना चाहिए कि हमने वहां के आतंकवादी अड्डों को तबाह किया या नहीं किया। और पूरी बीजेपी ताली बजा रही थी, उनके बगल में बैठे हुए गृहमंत्री भी तालियां पीट रहे थे, लेकिन यह कोई कहने की हिम्मत उस वक्त भी नहीं जुटा सका कितने सैनिक शहीद हुए। 48 घंटे पहले जब यह बात आई तो पुराना बाजा पार्लियामेंट के भीतर का जो राजनाथ सिंह ने कहा था झटके में सोशल मीडिया में बजने लगा। आप भी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। आप कह सकते हैं कोई दूसरा दौर होता, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ही होते, मंत्री बदल गए होते। किस मंत्रालय के किस मंत्री को लेकर आप उंगली रखकर कह सकते हैं कि हां, इन्होंने शानदार काम किया है? हो सकता है आपके जहन में नितिन गडकरी का नाम भी आ जाए, लेकिन क्या आपको जानकारी है इस देश के भीतर बनती हुई सड़कें और सड़कों के जरिए इस देश के भीतर
जो जमीनें थी, खेती योग्य जमीन थी, वो कितनी बड़ी तादाद में उसका अर्बनाइजेशन हो गया। और उससे कोई लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारी सड़कें टोल में तब्दील होती चली गई, यानी जनता को मुनाफा नहीं, जनता से वसूली करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। और बात होते होते उस इथेनॉल पर आ गई, जहां पूरी दुनिया जानती है कि दरअसल तेल का मतलब होता क्या है। इस देश में ऑटो सेक्टर क्यों तेल पर ही गाड़ी चलाना चाहता है, लेकिन यहां एक नए वैज्ञानिक की नई सोच उभर कर सामने आ गई, जो समझ ही नहीं पाए कि इस देश के भीतर विरोध करें, हंसें, ठहाके लगाएं, क्या करें। एक ऐसी परिस्थिति आ गई क्योंकि पता नहीं कल को कह दिया जाए कि आप देशद्रोही तो नहीं हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें भरोसा ही नहीं डिगा। एक अभिव्यक्ति का सवाल भी उठा और उसके साथ साथ जब युवाओं के भीतर का आक्रोश सड़क पर आकर अभिव्यक्ति की दिशा में बढ़ने लगा, तो सवाल इमेज और नैरेटिव का आ गया। और ध्यान दीजिए, पहली बार तमाम मुद्दे बीते 12 वर्षों में विपक्ष ने जो भी उठाए, वो नोटबंदी का दौर हो, वो जीएसटी का दौर हो, इस देश में टैक्स वसूली का हो, करप्शन का हो, दुनिया भर में जमा पैसे जो ब्लैक मनी है उसको लेकर, वो तमाम चीजें इस देश के भीतर असर राजनीतिक तौर पर कोई नहीं डाल पाई। लेकिन जैसे ही युवा का सवाल आया, इस देश के भीतर रोजगार का सवाल आया, युवा अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए सड़कों पर निकल गया। उसके साथ उसके माता पिता भी जब आने लग गए, छिटपुट सही लेकिन वो प्रतिक्रिया आने लग गई, तो सत्ता को लगा कि हां, भरोसा तो लौटाना होगा, अपनी इमेज को बरकरार रखना होगा और एक नैरेटिव तो बनाना ही होगा। तो क्यों नहीं मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में बढ़ जाया जाए, क्योंकि इस देश की राजनीति में हर मुद्दा चाहे अनचाहे जिस तरीके से उभर रहा है, जिस तरीके से उसको उभारा जा रहा है, वो खतरे की घंटी इस देश में राजनीतिक चुनाव में जीत हार की नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर संघर्ष पैदा करने और उसको दबाने को लेकर है। शायद यही वो परिस्थितियां हैं जिसको लेकर एक बेचैनी सत्ता के भीतर जरूर है। राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के नेता हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। इनका पहला भाषण जब उत्तर प्रदेश में हुआ, वह अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। उस भाषण में वो जिक्र करने लग गए कि दरअसल क्यों इस देश के भीतर में 80-85% तबका, वह ओबीसी का हो, वो एससी का हो, एसटी का हो, माइनॉरिटीज का हो, गरीब का हो, सब छितराया हुआ क्यों है, सब एकजुट क्यों नहीं होते हैं। ये जानते समझते हुए, हमें पता है ईवीएम हमारे लिए नहीं है, हमें पता है एसआईआर हमारे लिए नहीं है, लेकिन एकजुट तो हुई। और बात होते होते नौकरी पर चली गई। नौकरी है कहां? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे सरकार चलती है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को, कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है किसी कंपनी को दे दिया जाता है, वहां पर आरक्षण नहीं चलता है। वहां पर जो चीजें चलती हैं उसमें इस देश के भीतर का 80-90% तबका फिट बैठता नहीं है। वो चाहे कोई भी नौकरी हो, वो क्लर्की हो, सफाई कर्मी की नौकरी हो, सरकारी नौकरी गायब हो गई। हमें लगता है उनकी इस बात को सुनना चाहिए। यानी हिंदुस्तान के भीतर की पॉलिटिक्स जब इस तौर पे बदलने लग जाए और तमाम नेताओं के जुबान पर इस देश की वो हकीकत उभर कर सामने लग जाए, तो कहीं वो कोई दरवाजा तो खटखटा रही होगी जिससे इमेज की फिक्र और नैरेटिव बनाने की सोच अब दिल्ली में आकर बैठ चुकी है। सुन लीजिए। क्या आप लोग लड़ने को तैयार हैं? लग नहीं रहा। अगर तैयार होते तो इस देश में आपकी सरकार होती। 88% तो आप तो करो, धर्म की रक्षा का ठेका ले रखा है ना आपने। जितना चंदा चढ़ावा जाएगा सब लूट के खा जाएंगे और तुम जो डुगडुगी बजाते रहना, बन रहे धर्म के ठेकेदार। अरे धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी उनको लेने दो जो लोग उस चंदे को चुराते हैं। तुम लोग इस समाज की रक्षा, समाज के अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी लो। क्या आप तैयार हो? अभी जो बात हो रही है, कहां साहू जी महाराज ने 500 और 1000 की जनसंख्या वाले गांव-गांव में स्कूल खोले। आज देश में ऐसी सरकार है जिन्होंने पिछले 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सारे पीएसयू भेज दिए। और तो और जो पहले ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन से हमारे लोग आते थे, अब तो लेटरल एंट्री से डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं।
आपके तो अब आईएएस भी नहीं बन पाएंगे भविष्य में। उत्तर प्रदेश में 6-7 महीने के बाद चुनाव होने हैं और कांग्रेस अपने नेता के जरिए या कांग्रेस का नेता जिस तरीके से जिन बातों का जिक्र कर रहा है वो कोई राजनीतिक तौर पर चीजों को खड़ा नहीं कर रहा है। सामाजिक समीकरण के भीतर वो राजनीति की लकीर खींचना चाहता है। जब यह परिस्थिति आ गई तो दोबारा लौटिए, क्या वाकई मोदी शाह इस दौर में उस नैरेटिव और उस इमेज को खोजने निकल पड़े हैं? प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बेहतरीन मंत्री वही होता है जिसकी राजनीति में कोई पकड़ ना हो। मसलन विदेश मंत्री जयशंकर नौकरशाह थे, फेल हो गए, फिर भी नौकरशाह हैं लेकिन शानदार मंत्री हैं। हरदीप पुरी नौकरशाह थे, फेल हो गए तेल मंत्री के तौर पर और अर्बनाइजेशन के नाम पर स्मार्ट सिटी आपको नहीं मिलेगी, फिर भी वो पद पर बरकरार रहेंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको एक नया नौकरशाह इस देश के वित्त मंत्री के तौर पर नजर आने लग जाए। हो सकता है कोई नौकरशाह आपको इस देश के रक्षा मंत्री के तौर पर नजर आने लग जाए। हो सकता है जिसकी राजनीति सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी भर हो या वह भी नहीं हो, वह इस मंत्रिमंडल में शामिल होकर आपको दिखाई देने लग जाए। यानी राजनीति ऐसी करो कि राजनीति और राजनीति करने वालों को कोई जगह ही मत दो। इस मिजाज के साथ परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ेंगे क्या या बढ़ रहे हैं क्या? सवाल वही है। नौकरशाह किसी चीजों के प्रति कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। उसका काम, उसका वक्त काटना होता है। पॉलिटिकल तौर पर वो निर्णय ले नहीं पाता है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और जिम्मेदारियों पर जब आंच आती है तो फिर वो अपनी इमेज सुधारने में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री की इमेज और नैरेटिव उनके अनुकूल बना रहे, इसके एवज में पीएमओ का नैरेटिव भी बरकरार रहना चाहिए और इसके ठीक समानांतर मंत्रियों की वो फहरिस्त, चाहे वो इस देश के विदेश मंत्री हों, चाहे इस देश के रक्षा मंत्री हों, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर हों, चाहे वो वित्त मंत्री हों, चाहे वो एमएसएमई के मिनिस्टर हों, चाहे वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हों, चाहे इस देश के भीतर एजुकेशन मिनिस्टर हों, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हों, चाहे वो जल संसाधन मंत्री हों, चाहे वो कृषि मंत्री हों। आप ध्यान दीजिए ध्यान से, इस पीरियड में किसी भी मंत्री को आप कुछ भी कह के हटा सकते हैं और किसी भी मंत्री को कुछ भी कह के बरकरार रख सकते हैं। किसी को भी आप मंत्री बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद से हटाकर उसको नया काम सौंप सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ छवि और नैरेटिव की है। लड़ाई उसी की है और उसी का दबाव है। इस बार विस्तार कीजिए, ऐसा मैसेज जाए कुछ ऐसा कि पुराने नैरेटिव्स और आपकी इमेज बरकरार रह जाए, भरोसा लौटने लग जाए, जो गुस्सा सड़कों पर है वो सिमट जाए, कुछ दिन सांस ले सकें खुली हवा में। ये अलग मसला है, हवा प्रदूषित है, पानी इस बार बहुत कम है, जमीन धीरे धीरे कंक्रीट में तब्दील की जा रही है, स्थितियां नाजुक है, लेकिन इमेज बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।